A very good morning to you, class 7th. So students, this is our last topic of this chapter, which is related to our civics portion. I am again repeating, we are on chapter number 1 and our chapter name is on equality, and this is the last topic. So let's start with today's topic, Tawa Matsya Sangh. One such organization in the Tawa Matsya Sangh, which has fought for the rights of the displaced forest dwellers in the region of सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ये जो संघ है उसका क्या काम था, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये संघ बना क्यों। ये संघ बनने का मेन रीज़न है तवा डैम। एक तवा रिवर है, तवा रिवर फ्लोज थ्रू बैतूल आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स। एक रिवर है जिस पर तवा डैम बनाया गया। तवा डैम किस पर बना है? तवा रिवर पर बना है, जो कि मेनली कहाँ पर ओरिजिनेटेड है, मतलब हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का उसका फ्लोइंग एरिया है। तो वो निकलती बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है, महादेव हिल से निकलती हुई, और ये रिवर ज्वाइन करती है नर्मदा को in होशंगाबाद। तवा डैम was completed in 1978 and took 20 years to build। तवा रिवर पर ही तवा डैम बनाया गया था, जो कि तवा डैम कंप्लीट कब हुआ था? 1978 में। से 20 साल बन गए थे, 20 साल लग गए थे बनते बनते। तवा रिवर पे तवा डैम बनाया ना। इशू क्या हुआ कि तवा मत्स्य संघ की स्थापना कैसे हुई? ये है तवा रिवर मध्य प्रदेश में से जो निकलती है, और ये हम एक डायग्राम मान सकते हैं डैम का। सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे नुकसान क्या हुआ। कोई चीज़ जब किसी को नुकसान पहुंचा रही है तभी लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो तवा रिवर फ्लो कर रही थी, उसके फ्लोइंग एरिया पर हम लोगों ने क्या बना दिया? एक डैम बना दिया जिसका नाम था तवा डैम। तवा रिवर के आसपास लोग रहते थे। अब तवा डैम के बनने से एक पूरा पर्टिकुलर एरिया रिजर्वॉयर के तौर पर रह गया। तो वहाँ से हमने क्या किया? लोगों को डिस्प्लेस करना शुरू किया। डैम बन गया, तो डैम बनने की वजह से जो आसपास के लोग थे, हमने उनको उस जगह से हटाकर कहीं और स्थापित किया। ये रहा डैम, पूरा बड़ा सा रिजर्वॉयर एरिया हो जाता है इसका। अब वहाँ पर जो लोग थे, वो जो किनारे बसते थे, उन्होंने क्या किया? डिस्प्लेस होकर थोड़ा दूर बसना स्टार्ट कर दिया। और उन लोगों का एक मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फिशिंग। वो लोग तवा रिवर पर ही फिशिंग करते थे। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, तवा रिवर पर फिशिंग करते थे। उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने सोचा कि अब हम डैम पे फिशिंग कर लेंगे। रिवर पे जिस तरीके से फिशिंग कर रहे हैं उस तरीके से हम डैम पे फिशिंग कर लेंगे। द डैम डिस्प्लेस मैनी पीपल हु लेटर सेटल्ड अराउंड द रिजर्वॉयर फॉर फिशिंग। डैम की वजह से लोगों ने अपनी जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह से दूसरी जगह जाकर बसने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना था? फिशिंग करनी थी। एकमात्र उनका ज़रिया फिशिंग ही था। नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। The dam displaced many people who later settled down the reservoir for the fishing। इस रिवर के पास में किनारे में लोग रहते थे फिशिंग के लिए। अब जैसे ही डैम बन गया, तो उस डैम के बनने की वजह से पास में जो लोग रहते थे उन्हें कहीं और डिस्प्लेस किया गया, विस्थापित किया गया, हम जैसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह, उस जगह से दूसरी जगह पर चले गए। अब जब लोगों ने सोचा कि रिवर पर नहीं तो डैम पे फिशिंग करेंगे, क्योंकि नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अपार्ट फ्रॉम फिशिंग, क्योंकि उनके पास कोई भी ज़रिया नहीं था अपना जीवन यापन करने का। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट थे? ऑन फिशिंग। In 1994, government auctioned the fishing rights in the Tawa reservoir to private contractors। बट in 1994 गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑक्शन कर दिया, और जो फिशिंग राइट्स थे जो कि लोकल से होने चाहिए थे, उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देने की वजह से क्या हुआ? लोकल फिशरमैन ड्राइवन अवे। लोकल फिशरमैन मतलब जो वहाँ के आसपास के लोग थे, उन्हें फिशिंग करने के लिए तवा डैम पर आने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि अब वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अलाउ ही नहीं करते थे। थ्रेटेंड दोज हु डिड नॉट विश टू लीव, और उन्हें डराया जाता था, जो भी लोग वहाँ से नहीं जाते थे उन्हें डरा धमकाकर वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो ये लोकल्स के राइट्स का हनन हो सकता है, हम कह सकते हैं।
सो इस अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट हुए. सो द लोकल्स फाइट फॉर देयर राइट्स एंड फॉर्म तवा मत्स्य संघ TMS. तो लोगों ने क्या किया, सभी लोग एकजुट हुए और उन्होंने TMS को फॉर्म किया, तवा मत्स्य संघ को, और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन स्टार्ट कर दिया. दैट वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर आंदोलन है, उनका एकमात्र साधन क्या था, फिशिंग था, वो भी उनसे छीन लिया और वो भी प्राइवेट लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया. सो सभी लोग एक साथ एकजुट हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और फिर बाद में ये डिसीज़न लिया गया कि गवर्नमेंट ने उन्हें उनके फिशिंग राइट्स वापस कर दिए, जो कि उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए थे, वो वापस किसे मिल गए, उन लोकल्स को. तो लोकल्स ने क्या किया, अपने इक्वल राइट को, उन्होंने अपने जो अन्याय हो रहा था वो उसके खिलाफ खड़े हुए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बाद उन्होंने एकजुटता दिखाई और इसी एकजुटता दिखाने की वजह से नेक्स्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी और सारे के सारे जो फिशिंग राइट्स थे वो लोकल्स को मिल गए. एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1 एंड विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स राउंड. नाउ फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Question number first, which of the following books is Om Prakash Valmiki's autobiography? Autobiography का मतलब होता है जो इंसान खुद लिखता है. So the autobiography of Om Prakash Valmiki is Jhuthan. We have done in the previous class this. Now question number 2, why was Om Prakash Valmiki discriminated against in his school? उन्हें किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनसे भेदभाव क्यों होता था? बिकॉज ही वॉज पुअर इन स्टडीज़, क्या वो अच्छे नहीं थे पढ़ाई में? बिकॉज हिज फादर वॉज पुअर, या फिर उनके जो फादर थे वो गरीब थे? बिकॉज ही वॉज अ दलित, क्योंकि वो दलित थे इसलिए डिस्क्रिमिनेशन होता था? बिकॉज ही वॉज अनक्लीन एंड अनटाइडी, वो साफ सुथरे नहीं रहते थे. सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ दलित, वो डिस्क्रिमिनेटेड होते थे और उन्हीं की बायोग्राफी क्या है, झूठन. So these two questions are correlated to each other. Now question number 3, which of the following statements is incorrect regarding the midday meal scheme? We have done midday meal scheme in this class. This scheme was started in Tamil Nadu. Correct. This is very true that midday meal सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट ने ही स्टार्ट की थी. दिस हैज़ हेल्प रिड्यूस कास्ट इनइक्वालिटी. बिल्कुल सही, कास्ट इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया था, कम किया था, बिकॉज सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठ के ही मिड डे मील कंज्यूम कर रहे हैं. थर्ड, केसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन हैव इंक्रीज, मतलब कुपोषण की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी. देखते हैं भी. डी, अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स हैज़ गॉन अप. जो गरीब बच्चों की जो जो स्कूल में आने की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लग गई थी, हम कह सकते हैं. तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिल्कुल ये पॉजिटिव पॉइंट है. ये पॉजिटिव पॉइंट है. मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु ने स्टार्ट की. करेक्ट. ये इसने कास्ट इनइक्वालिटी को कम किया, बिल्कुल करेक्ट. अटेंडेंस बढ़ी स्कूल में, बिल्कुल करेक्ट. ये थर्ड ऑप्शन है. केसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन हैव इंक्रीज. जब बच्चों को खाना मिलेगा तो मैल न्यूट्रिशन डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? क्वेश्चन है जो ये पॉइंट है ये कह रहा है इंक्रीज़ होगा. सो दिस पॉइंट इज़ इनकरेक्ट. केसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन हैव इंक्रीज नहीं, द केसेस आर डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द मिड डे मील स्कीम. सो द करेक्ट आंसर इज सी पॉइंट. Question number 4, which article of Indian Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? We have done, the article is Article 15. We have done this article in detail in the previous classes. Now point number 5, who called dams the temples of modern India? So Jawaharlal Nehru called the temples of modern India, डैम्स को उन्होंने temples of modern India कहा था. That's it for now.